Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about air, water and weather. In this chapter you will learn air around us, water and purification of water. Identify the various form of water and name them. सबको वाटर की थ्री स्टेट्स के बारे में पता होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सिंपल है, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ उनकी फॉर्म्स लिखनी है. दिस इज गैस फॉर्म. आइस क्यूब्स हैं, आइस बॉल्स हैं तो सॉलिड, बारिश हो रही है तो लिक्विड, और ये क्या है, रेन ड्रॉप्स, तो ये भी क्या हो गई, लिक्विड. आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. हमारी जो अर्थ है वो एक लेयर से कवर है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज. अब जो एटमॉस्फेयर है वो हमें हार्मफुल सन रेज से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. हॉट, कोल्ड, विंडी, ह्यूमिड वेदर कंडीशंस caused due to changes of atmosphere. अब जो हमारा हॉट, कोल्ड और विंडी, ह्यूमिड वेदर है, ह्यूमिड यानी चिपचिपा जो आता है ना, गंदा वाला मौसम, चिपचिप वाला, वो वेदर कंडीशंस क्या करती हैं, वो किसकी वजह से चेंज होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में. एयर अराउंड अस, हवा जो हमारे पास है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. हमारी जो एयर है वो काफी सारी गैसेस का मिक्सचर है. अब जो चलती हवा है उसको हम विंड बोलते हैं. विंड दैट्स ब्लो जेंटली, और जो ठंडी सुहानी हवा बहती है, जब हम कहते हैं ना बहुत ठंडी हवा है, बहुत अच्छी लग रही है, उसको हम ब्रीज बोलते हैं. और जब बहुत तेज हवा होती है तो हम उसे विंड स्टॉर्म या बोल सकते हैं आंधी तूफान. सी ब्रीज क्या होती है? द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. सबको पता है हमारी अर्थ लैंड और वाटर को मिलाकर बनी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अंडरस्टैंड डिफरेंट वे इन विच लैंड और वाटर हीट अप एंड कूल डाउन. अब ऐसे कई सारी चीजें हैं जिससे हमारा जो लैंड और वाटर है वो कूल डाउन होता है या हीट अप होता है. लैंड हीट अप एंड कूल डाउन फास्टर देन वाटर. जो लैंड है, वो जो जमीन होती है, वो पानी के अकॉर्डिंग जल्दी गर्म और ठंडी होती है. ड्यूरिंग द डे रेज ऑफ सन हीट बोथ. जब दिन के समय सूरज की रोशनी निकलती है तो वो लैंड को और वाटर दोनों को ही गर्म कर देती है. लैंड गेट हीटेड अप फास्टर देन वाटर. जो लैंड है वो पानी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जल्दी गर्म होता है. एज रिजल्ट ऑन द सी कोस्ट द लैंड बिकम्स वार्मर फास्टर देन सी. जो लैंड है वो ज्यादा गर्म होगा, जो सी है वो कम गर्म होगा. द एयर अबव द वार्मर लैंड ऑल्सो बिकम वार्मर. जो इसके ऊपर से हवा निकलती है लैंड के ऊपर से, वो क्या होती है, गर्म होती है. while the air above है cooler water is cool. और जो हवा के ऊपर, जो समुद्र के ऊपर जो हवा चलती है वो ठंडी होती है, इसको ठंडा रखती है. warm air being lighter rise upward, so cool air from the sea rushes to its place the warm air. यहाँ से जो हवा आएगी ठंडी, वो लैंड से जब क्रॉस होगी तो वो गर्म हो जाएगी. This movement of the air, the sea or land during the day causes sea breeze on shore. It's blow from the sea towards the land. यहाँ से जो हवा आई वो ठंडी है, जब वो लैंड पर पहुंची तो वो गर्म हो गई. ये हो गया आपका सी ब्रीज, यानी समुद्र से क्या है, ठंडी हवा आ रही है और लैंड से गर्म हवा जा रही है. ये हो गया आपका सी ब्रीज. अब आता है विंड स्प्रेड एक्सप्रेस्ड ऑफ नॉट्स. विंड डायरेक्शन शो बाय विंड्स वेन एंड विंड स्पीड मेजर्ड बाय एनोमीटर. विंड की जो स्पीड है उसको आप एनोमीटर नाम का एक मशीन है उससे नापते हैं. फिर आता है हमारा लैंड ब्रीज. इसमें तो क्या था, लैंड से गर्म हवाएं जा रही थी और समुद्र से ठंडी हवाएं आ रही थी. ये हमारा सी ब्रीज. अब है हमारा लैंड ब्रीज. कोस्टल ब्रीज बिलोइंग फ्रॉम लैंड टू वर्ड्स कॉल्ड लैंड ब्रीज ड्यूरिंग द नाइट व्हेन देयर इज नो सनलाइट. ये प्रोसेस जो ऊपर वाला है सी ब्रीज, ये दिन के समय होता है. अब होता है हमारा लैंड ब्रीज जो रात के समय होता है. द लैंड इज कूल एंड द सी इज वार्म. जो लैंड है वो ठंडा हो जाता है और समुद्र गर्म हो जाता है. द हॉट एयर अबव द सी राइजेस, द कूल एयर अबव द लैंड रशेस टेक्स प्लेस. अब जो ठंडी हवाएं हैं वो समुद्र की ओर जा रही हैं और समुद्र से गर्म हवाएं हो रही हैं. यही इसका उल्टा किसमें था, सी ब्रीज में. द विंड ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट. दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज और ऑफ शोर. अब जब रात के समय लैंड ठंडा हो गया तो यहाँ से ठंडी हवाएं समुद्र में जाएंगी, और रात के समय जब हमारा समुद्र गर्म हो गया
तो यहाँ से गर्म हवाएं आएंगी। इसीलिए कहते हैं जो हमारे लैंड है वो रात के समय ठंडे होते हैं और दिन के समय गर्म होते हैं, क्योंकि समुद्र से जो है गर्म हवाएं चलती हैं। नाउ एक्टिविटी, टेक टू सिमिलर बाउल, दो सिमिलर बाउल लीजिए, फिल बाउल विद वाटर, दोनों को, एक को पानी से भरिए एक को मिट्टी से। नाउ कीप बोथ ऑफ देम इन सनशाइन अबाउट 2 आवर, दोनों को सनलाइट में रख दीजिए 2 घंटे में। अब थर्मामीटर से मेजर करिए कि पानी ज्यादा जल्दी गर्म होता है या जिसमें आपने रेत भरी है वो। नाउ प्लेस दिस टू बोल इनसाइड द रूम, फिर उन्हें उठाकर तो सूरज की रोशनी से कमरे में रखिए, 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर उनका टेम्परेचर चेक करिए और रिकॉर्ड करिए इस ऑब्जर्वेशन टेबल में कि जब आपने धूप में रखा तब सैंड का टेम्परेचर कितना था, फिर जब आप उसने कमरे में रखा तब कितना, और जब आपने पानी को धूप में रखा तो उसका टेम्परेचर कितना, और जब आपने कमरे में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा तो पानी का टेम्परेचर कितना। टू शो एयर करंट, टेक अ वुडन बॉक्स विद अ ग्लास फ्रंट, अब आप एक वुडन बॉक्स लीजिए और उसमें ग्लास हो, फिर 2 वाइड ग्लास ट्यूब, इसमें ग्लास ट्यूब फिट कर दीजिए, होल्स बना दीजिए, चिमनी बना दीजिए एक तरीके से। प्लेस अ लाइटेड कैंडल बिलो द चिमनीज, इसके नीचे एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। होल्ड अ स्मोल्डरिंग पीस ऑफ पेपर टॉप ऑन द चिमनी, यू विल सी दैट एयर द कैंडल गेट्स heated and become lighter. It rises up, the smoke from molder papers rushes into box to take place of warm air, the air currents are sets up. जहां पे इससे आप एयर ब्लो करेंगे वहां पे आप देखेंगे धुआं ज्यादा निकल रहा है। जहां हवा कम होगी वहां धुआं कम होगा, आग कम लगेगी, लेकिन जहां हवा ज्यादा होगी वहां धुआं भी ज्यादा होगा। वाटर, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, हमारी लाइफ के लिए वाटर बहुत जरूरी है। अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, हमारी जो सरफेस का है 3/4 हिस्सा वो पानी से कवर है। वाटर इज फाउंड नॉट ओनली रिवर्स, जो पानी है वो हमें रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड और ओशियन और कुओं से ही नहीं मिलता, बल्कि अंडरग्राउंड वाटर भी होता है या रेन वाटर भी होता है। इट इज प्रेजेंस इवन इन एयर, जो हमारी हवा है उसमें भी पानी प्रेजेंस होता है। मोस्ट ऑफ आवर वेट इज मेड अप ऑफ वाटर, जो हमारी बॉडी का कुछ परसेंट 71% हिस्सा जो है वो हमारी बॉडी का वो भी पानी है। वाटर एग्जिस्ट इन नेचुरल ऑल 3 स्टेट्स, वाटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, आइस वाटर यानी सॉलिड वाटर यानी लिक्विड, वाटर वेपर यानी गैस। ये आपस में इंटरचेंजेबल होती हैं यानी बदल सकती हैं। फर्स्ट वन इज इवेपोरेशन यानी भाप। व्हेन वाटर हीट इज, जब वाटर को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, वाटर वेपर में बदल जाता है। वाटर वेपर इज फॉर्म ऑल टाइम, व्हेन वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवेपोरेशन। जब पानी भाप में बदलता है तो हम उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। फिर आता है कंडेंसेशन, जब आपने पानी गर्म किया उसमें से वाटर वेपर निकली, उसको आपने ठंडा किया तो वो हो गया कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, गर्म पानी को ठंडा करना। वो किस फॉर्म में होता है, बारिश के फॉर्म में, फॉग यानी कोहरे के फॉर्म में, ड्यू के फॉर्म में जो छोटी छोटी ठंडी बूंदें जम जाती हैं, फ्रॉस्ट या पत्तों के ऊपर जो बर्फ की लेयर आ जाती है, फॉर्म्ड बाय प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ये चारों किससे होते हैं, कंडेंसेशन के प्रोसेस से। व्हेन वाटर इवेपोरेट्स, जब दोबारा धूप निकलेगी तब वाटर दोबारा इवेपोरेट्स होगा। इट इज कूल्ड एट ग्रेटर हाइट्स एंड वेपर कूल्स एंड चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जब पानी जो है हमारा भाप बन के बादलों में जाके इकट्ठा होगा तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। ये ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़कर क्या बनेंगी, बादल बनाएंगी और बादलों को भारी कर देंगी, उसके बाद क्या होगी, बारिश। देखिए ओशियन का वाटर है, धूप निकलेगी ये गर्म होगा, एवेपोरेट होगा, भाप बन के ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा बादलों में जाके इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होकर ठंडा होगा, कंडेंसेशन होगा और रेन की फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ये वापस लैंड पे आके गिर जाएगा, हमारे समुद्र में आके वापस मिक्स हो जाएगा। वाटर चेंजेस इनटू आइस व्हेन इट बिकम वेरी कोल्ड, जब जो हमारा पानी है वो बहुत ठंडा हो जाता है वो बर्फ में बदल जाता है। When water changes into ice, it's called freezing. जब पानी बर्फ में बदलता है तो उसे हमें freezing of water बोलते हैं। When cloud rise very high, जब बहुत ज्यादा बादल होते हैं, they become very cold and the water droplets become ice crystal. जब जो है बारिश की बूंदें हैं वो आइस क्रिस्टल में या स्नोफ्लेक्स में बदल जाती हैं। A cloud is collection of tiny water droplets are called ice crystal या snowflake भी बोलते हैं।
एज द क्लाउड राइज हायर, जितना बादल ऊपर जाएगा मोर एंड मोर जो है ज्यादा से ज्यादा भाप उसमें कलेक्ट होगी, ज्यादा से ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स कलेक्ट होंगी, फिर वो टाइनी ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल में बदल जाएंगी और वहां पे क्या होगा, बिग और हैवी रेन या स्नोफॉल। वेन द टेम्परेचर इज रीजन इन हाई, अगर यही पानी का कलेक्शन पहाड़ों में होगा तो जो है आइस क्रिस्टल जो है वो मेल्ट होंगे और रेन ड्रॉप्स जब पहाड़ों में होगा तो यही जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो बर्फ के फॉर्म में या ओलो के फॉर्म में गिरेंगे, लेकिन जब ये ज्यादा कंडेंस नहीं होंगे तो ये बारिश के फॉर्म में नीचे गिरेंगे। फर्स्ट वन इज फॉग, जो हमारी धुंध होती है। इन विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड, वाटर वेपर कंडेंस ऑन द डस्ट पार्टिकल क्लोज टुगेदर एंड अराउंड अ फॉग, धुंध बना देता है या कोहरा बना देता है यानी फॉग, जब वाटर वेपर ज्यादा ठंड की वजह से कंडेंस हो जाती है। फिर आता है ड्यू। इन विंटर्स व्हेन वाटर वेपर इन एयर कंडेंस और टचिंग कोल्ड सरफेस, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्यू इज फॉर्म। कई बार आप सर्दियों के दिनों में सुबह सुबह उठते हैं तो आपने देखा होगा आपके सारे व्हीकल्स पे पेड़ पौधों पे छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो जाती हैं, वो क्या है, ड्यू, उसको हम ड्यू बोलते हैं, जो कंडेंस होके ठंडी होके वहीं टिक जाती है। फिर आता है फ्रॉस्ट। ऑन वेरी कोल्ड नाइट, जब बहुत ज्यादा ठंडी रातें होती हैं, वाटर वेपर जो है वो क्या होती है, फ्रीज हो जाती हैं, आइस क्रिस्टल में बदल जाती हैं, जिसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जब ठंड होती है, चीले वाली ठंड होती है, तो जो हमारी कार की विंडशील्ड होती है और जो शीशे होते हैं उस पर एक पतली सी लेयर बर्फ की जम जाती है, उसे हम फ्रॉस्ट बोलते हैं। फिर आता है हेल या ओले। When the raindrops pass through a very cold region of atmosphere, they freeze and form hail. तो ये क्या बन जाते हैं, मोटे मोटे ओले जो पड़ते हैं ना बारिशों में, कई बार उसे हम बोलते हैं हेल। फिर आती है हमारी स्नो यानी बर्फ। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस वाटर ड्रॉपलेट जो है वो फ्रीज हो जाती हैं और वो स्नो के फॉर्म में नीचे जमीन पर गिरती हैं और मौसम को बहुत ही ठंडा बना देती हैं। जो वाटर वेपर है वो जम जाती है स्नो के फॉर्म में। The clouds in such weather conditions are very cold and full of ice crystal. इस कंडीशन में जो बादल है वो पूरे ही बर्फ से भरे हुए होते हैं, आइस क्रिस्टल से। The icy crystal stick together, अब ये आपस में चिपक कर स्नोफ्लेक बनाते हैं। When a snowflake towards the ground, they cause a snowfall. और जब ये ग्राउंड पे गिरते हैं तो इसको हम स्नोफॉल बोलते हैं। Impurities in water. द वाटर इन वेल्स, लेक, रिवर, जितना भी पानी हमें कुओं से, नदियों से और तालाबों से मिलता है उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज, अशुद्धि होती है मिली हुई। अब जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है सॉलेबल, दैट कैन नॉट बी, जिसको हम देख नहीं सकते जैसे नमक का घुलना। एक होती है इनसॉलेबल, जो हमें दिख जाती है, जैसे कोई उसमें मिट्टी घुली है, कंकड़ पत्थर घुले हैं, ये हो गए इनसॉलेबल, जो हमें दिखेंगे भी और उसमें घुलेंगे भी नहीं। एक होता है सॉलेबल, जो उसमें घुल जाएंगे और हमें नहीं दिखेंगे, जैसे नमक और चीनी। अब आप वाटर को प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसमें आप क्या करेंगे, इन दिस मेथड वाटर इज अलाउड टू सेंड अनडिस्टर्ब इन अ कंटेनर फॉर सम टाइम। अब आप एक कंटेनर में पानी भरकर रख देंगे और उसे बिल्कुल नहीं हिलाएंगे ना छेड़ेंगे, जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो भारी होती हैं, वो नीचे आके बॉटम पर बैठ जाएगी, जैसे यहाँ बैठ गई। आपने पानी भरा गंदा, इसको छेड़ा नहीं, ऐसे ही कुछ घंटों के लिए छोड़ दिया, जितनी इम्प्योरिटीज है वो भारी होती है, वो बॉटम पे बैठ जाएंगी, सेटल हो जाएंगी, और बाकी जो होगा वो रिमेनिंग वाटर वो आपका क्लीन हो जाएगा। इसको आप दूसरे बर्तन में डाल सकते हैं। ये हो गया आपका सेडिमेंटेशन और ये हो गया डिकेंटेशन। वंस द सेडिमेंट्स हैव सेटल्ड डाउन, जब जितने भी उसके सेडिमेंट्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे तो ऊपर का जो लेयर होगी वो क्या होगी, क्लियर वाटर की, जिसको आप आराम से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकेंटेशन। फिर आता है फिल्ट्रेशन। आपने एक बीकर लिया, उसमें एक इकोनिकल फ्लास्क लगा के अंदर फिल्टर पेपर लगा दिया और धीरे धीरे गंदे पानी को इसमें डाला, ड्रॉप 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 करके, बूंद बूंद करके यहाँ पे साफ पानी इकट्ठा हो जाएगा और गंदगी सारी आपकी इस फिल्टर पेपर में रह जाएगी। फिल्ट्रेशन इज बेटर प्रोसेस देन डिकेंटेशन टू प्यूरिफाई वाटर। इट कैन ऑल्सो रिमूव इम्प्योरिटी लाइटर ऑन फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर। इसमें जो बहुत ज्यादा घुली हुई अशुद्धि अशुद्धि भी होती है ना, वो भी फिल्टर पेपर में रुक जाती है। इन फिल्ट्रेशन
The impure water passed through a filter paper, just you see in being stained through the strainer. The impurities are left behind in the filter paper and clean water is collected below. जो साफ पानी है वो यहाँ जाएगा और जो गंदगी है वो इस फिल्टर पेपर में रुक जाएगी. So we can obtain clean water by this method. Water may still contain germs. वाटर के अंदर काफी सारे जर्म्स होते हैं जो हमारे पीने के लिए हानिकारक है. इसीलिए पानी को पीने से पहले उसे सेफ करना या प्यूरिफाई करना जरूरी है. अब पानी को आप कैसे प्योर कर सकते हैं? बॉइलिंग द सिंपलेस्ट वे ऑफ वाटर. पानी को बॉईल कीजिए, उसमें जितने भी जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे, आपका वाटर क्लीन हो जाएगा. वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर एटलीस्ट 10 मिनट. कम से कम 10 मिनट तक उसको उबालते रहिए ताकि उसके अंदर के जर्म्स मर जाए. पानी को क्लीन करने के लिए आप एक्वागार्ड या आरओ का भी यूज कर सकते हैं. आजकल एक्वागार्ड और आरओ सब नॉर्मली हाउसेज में मिलता है. प्लीज क्लीन द इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, किल द हार्मफुल जर्म्स. ये क्या करते हैं? हार्मफुल जर्म्स को और बैक्टीरिया को किल करते हैं और वाटर को क्लीन करते हैं. क्लोरीन पानी में डालकर इसे मिक्स करके भी आप जर्म्स को और बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं. क्लोरिनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो पानी में आप इसकी टैबलेट डालेंगे क्लोरीन की तो आपकी जितनी भी इम्प्योरिटीज होगी वो पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी क्लोरीन टैबलेट डालने से. ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो किल द जर्म्स इन वाटर. पोटेशियम परमैंगनेट शुड बी यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग वेल वाटर. कुएं के पानी को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल सोल्यूशन है जिसका यूज किया जाता है. इसके बारे में डिटेल में आप ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट बड़ी क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे. टिप्स टू हैंडल वाटर. डू नॉट कीप ड्रिंकिंग वाटर नियर बिन्स एंड ड्रेन्स. ड्रिंकिंग वाटर कभी भी कूड़ेदानों के और नालियों के पास नहीं होना चाहिए. डू नॉट वेस्ट वाटर. पानी को कभी वेस्ट नहीं करिए क्योंकि ये बहुत अनमोल है. वाटर स्टोरेज टैंक शुड बी क्लीन. जिसमें आप वाटर स्टोर कर रहे हैं वो टैंक्स आपके साफ होने चाहिए या समय समय पर उनकी सफाई होना जरूरी है. स्टोर वाटर इन अ क्लीन प्लेस एंड अ क्लीन पॉट. साफ जगह पर वाटर को स्टोर करिए, साफ बर्तन में करिए और उसको ढक कर रखिए. डिफरेंट वेदर कंडीशन. द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. सबको पता है हमारी जो अर्थ है वो एक एयर की लेयर से कवर है. दिस लेयर ऑफ दैट सराउंडेड अर्थ कॉल्ड एटमॉस्फेयर. इस लेयर को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द एटमॉस्फेयर स्ट्रेच अबव द अर्थ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर. और ये जो लेयर है अर्थ को काफी किलोमीटर तक प्रोटेक्ट करती है, काफी किलोमीटर तक फैली हुई है. टेम्परेचर, सनलाइट, स्नो, हेल, विंड आर डिफरेंट कंडीशन. वेदर कंडीशन ऑफ रीजन चेंज एवरी डे. जो वेदर कंडीशन होती है वो दिन में हर या बोल सकते हैं हर दिन बदलती है. समटाइम्स वेदर चेंजेस ड्यूरिंग द डे. फॉर एग्जाम्पल अ ब्राइट सनी वेदर कैन ऑल ऑफ सडन चेंज इनटू क्लाउडी वेदर. अब जो हमारा वो है वेदर है वो दिन में कभी भी कितनी भी बार बदल सकता है. कभी तो एकदम से बहुत तेज धूप होती है और अचानक से कई बार बादल आ जाते हैं और ठंडी हवा चलने लगती है. क्लाइमेट इज टाइप्स ऑफ वेदर अ प्लेस ऑफ ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट जो है वो काफी लॉन्ग पीरियड तक चलते हैं और जो वेदर है वो जल्दी जल्दी बदल जाते हैं. द हीट फ्रॉम सन कॉजेज मोस्ट वेदर कंडीशन ऑफ द अर्थ. जो सूरज की हीट है वो क्या कॉज करती है? वेदर कंडीशन की गर्मी कितनी होगी या नहीं होगी या मौसम कैसा होगा, सब सनलाइट पर डिपेंड करता है. टेम्परेचर इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट. जैसा कि मैंने अभी बताया सनलाइट यानी सूरज की रोशनी का टेम्परेचर ही वेदर और क्लाइमेट को डिपेंड करता है. टेम्परेचर इज एन मेजर हाउ टू हॉट और कोल्ड. टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं कि वो कितना गर्म और ठंडा है. नाउ इन्फोबिट्स. हॉटेस्ट प्लेस. लिब्रा टेम्परेचर कैन अप टू 50 डिग्री. कोल्डेस्ट प्लेस अंटार्कटिका टेम्परेचर -89 Celsius. Wettest place Mayansram, India received annual rainfall more than 11 meter. Driest place Atacama Desert, Chile does not receive rain for several years. यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है चिली में, यहाँ पे काफी सालों से बारिश हुई ही नहीं है. Now keywords. Moving air is called wind. Reverse to change something completely so that opposite of it was froze before. Land breeze, a breeze blowing from land towards the sea. Sea breeze, blowing from sea toward the land. Evaporation, process of change water into water vapor. Condensation, change of water vapor into water by cooling. Water table, level of underground water. Now quick recap.
Air is a mixture of many gases and contains water vapor, smoke, dust, and germs. Land heats up as well as cool down faster than water. About two-thirds of Earth's surface covered with water. Rain, fog, dew, frost, all formed by process of condensation. Water can have soluble and insoluble impurities. Do not waste water, it is very precious. Water is the condition of atmospheric surrounding us at the particular time in terms of temperature, atmospheric pressure, winds and moisture. The weather changes from day and something from hour to hour. Now practice time. Take right to the correct option. Fast and strong winds cause a storm. The change in weather occurs due to sun. In winters, when it is very cold, water vapor condenses on the dust particle close to ground and form fog. Which one of the simplest way to purify water? Boiling. How much part of the earth is covered with water? Two-thirds. Which of these heats up faster? Land. Now question B, filling in the blanks. The icy crystals stick together to form snowflakes. Wind that blows gently and lightly is called breeze. Water contains soluble and insoluble impurities. Dash blow from land to sea. Wind. Tiny water droplets formed on gases are called dew. Now question C, write T for true and F for false. During the day, water gets heated faster than land. False. Weather remains the same all through the year. False. Fog is seen in the afternoon during winter. False. All snowflakes look different from each other. True. Air contains only water vapor is also false. The question D, match the following. Rain. When vapor rises up. Dew. When vapor condenses into drop. Frost. When object become cold. Fog. Places where it is extremely cold. Snow. When clouds become cold. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise do yourselves in your next class. Till then, bye bye.